नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोस इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ तालिबान के बारे में। साथियों, सारी चीज़ें शुरू होती है 1839 में, जब ब्रिटिश एम्पायर और रशिया एम्पायर दोनों अपने अपने इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ब्रिटिश एम्पायर एंड रशियन एम्पायर में अफगानिस्तान को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसको नाम दिया गया द ग्रेट गेम। इसी गेम में ब्रिटिश एम्पायर ने अपने 16,500 आर्मी अफगानिस्तान में भेज दी। साथियों, इन आर्मी ने अफगानिस्तान के आर्मी को तकरीबन खत्म कर दिया और ईयर 1933 में अफगानिस्तान में लास्ट किंग बनते हैं जहीर शाह। इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया। इन्होंने 1964 में अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बना, हाउसेस भी बने। किंग जहीर शाह ने अपने कजन दाऊद खान को पीएम बनाया बनाया जो ईयर 1973 में जहीर शाह इटली चले जाते हैं मेडिकल प्रॉब्लम से। इसी बीच इनके कजन ने जिसको इन्होंने पीएम बनाया था, उसने तख्ता पलट कर दी, जिससे आर्मी और पब्लिक दोनों ने ही दाऊद का सपोर्ट किया। और अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी की इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि उसके पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तथा कुछ समय बाद अफगानिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ती चली गई, जिससे लोग परेशान होकर इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लोग एक पार्टी बनाते हैं, जिसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पीडीपीए कहा जाने लगा। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस भी थी। और यूएसएसआर जो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता था, पीडीपीए को भी यूएसएसआर से सपोर्ट मिला। दाऊद खान ने पीडीपीए के बड़े-बड़े लीडर्स को मरवाना शुरू किया तथा प्रोटेस्ट बढ़ते ही चले गए। दूसरी तरफ पीडीपीए पार्टी को दाऊद गवर्नमेंट के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स भी सपोर्ट करने लगे, जिससे पीडीपीए और स्ट्रांग होती चली गई। इसके बाद 27 ऑफ अप्रैल 1978 इसी डेट को दाऊद खान और उनके फैमिली को मरवा दिया जाता है और पीडीपीए अफगानिस्तान में कंट्रोल ले लेती है। नूर मोहम्मद अफगानिस्तान के पीएम बनते हैं और अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े-बड़े चेंजेस होते हैं, जैसे फीमेल्स के को एजुकेशन स्टार्ट हुई। फीमेल्स ड्राइव कर सकती थी, फीमेल्स बिना अपने हस्बैंड के घर से बाहर निकल सकती थी। और नूर मोहम्मद ने रिलीजियस एजुकेशन को हटाकर वेस्टर्न एजुकेशन को डाल दिया और मैरिज के एज को भी बढ़ा दिया गया। वर्क फोर्स एंड पॉलिटिक्स में फीमेल के पार्टिसिपेशन को बात की गई। नूर मोहम्मद ने यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होकर लैंड रिफॉर्म लेकर आए और जिसमें जो बड़े-बड़े लैंड होल्डर थे, उनसे लैंड लेकर उनको लैंड दिया गया जिनके पास लैंड कम थे। ये सारी चीज़ों को देखकर अफ़गानिस्तान के जो लैंड होल्डर थे, रिलीजियस टीचर्स थे और जो गवर्नमेंट को अपोज़ करने लगे। गवर्नमेंट ने इन्हें दबाने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि ये लड़ाई अफ़गानिस्तान को डिफेंस करने की लड़ाई है और इसी ग्रुप को मुजाहिदीन बोला जाने लगा। मुजाहिदीन उनको बोला जाता है जो इस्लाम को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, यहीं पर मैं क्लियर कर दूँ, मुजाहिदीन केवल एक ग्रुप नहीं था, ये अलग-अलग इलाकों से लड़ाई लड़ने करने वाले ग्रुप थे, जिनमें से कुछ को लोकल लीडर लीड कर रहे थे, कुछ को स्कॉलर लीड कर रहे थे और कुछ को स्टूडेंट लीड कर रहे थे। इन सभी ग्रुपों को कलेक्टिवली मुजाहिदीन बोला जाने लगा। इन सब का कॉमन नेम था पीडीपीए कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाना और डेमोक्रेसी का स्थापना करना। इसके बाद 20 मार्च 1979 में नूर मोहम्मद मॉस्को जाते हैं, जहां पर यूएसएसआर समझाता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर आमीन यूएस के सीआईए से मिले हुए हैं और आप इनको अपने मिनिस्ट्री से हटा दें। और यूएसएसआर इसके साथ-साथ ये भी नूर मोहम्मद को समझाता है कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, जो आप सोशल रिफॉर्म ला रहे हैं, उसको कम कर दो। ऐसा कहा जाता है कि ये बात सीआईए को पता चल जाती है और सीआईए आमीन को बताता है और आमीन एयरपोर्ट पर ही नूर मोहम्मद और उनके फैमिली को मरवा देते हैं और खुद पीएम बन जाते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए यूएसएसआर समझ जाता है कि अफ़गानिस्तान से उसका कंट्रोल हटना स्टार्ट हो गया। यूएसएसआर को यह डायरेक्ट चुनौती लगती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब चीज़ें यूएस के अकॉर्डिंग चलेगी। इन सब रीज़न की वजह से यूएसएसआर 24 ऑफ दिसंबर 1979 में यूएसएसआर अफ़गानिस्तान के हज़ारों के आर्मी के साथ काबुल पर अटैक करता है और अफ़गानिस्तान के मेजर एरिया में पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल ले लेता है और आमीन को मार दिया जाता है और यूएसएसआर अपने हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट को पीएम बनाता है, जिसका नाम था बराक करमाल। इसके साथ-साथ यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अनाउंस कर दिया कि यूएस अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, चाहे उसको मिलिट्री ही क्यों ना उतारनी पड़े। फिर यहाँ से एंट्री होती है यूएस की। अब एशिया के अंदर यूएस के 2 बड़े ही पार्टनर थे, एक था पाकिस्तान, दूसरा था सऊदी अरब। यहीं पर अगर यूएस डायरेक्ट अफ़गानिस्तान में घुसता था, तो यूएसएसआर और यूएस डायरेक्ट आज आमने-सामने आ जाते थे और यूएस यही नहीं चाहता था। इसलिए यूएस ने कई सारे इस्लामिक कंट्री को यूएसएसआर के अगेंस्ट किया, ये कहकर कि ये एक रिलीजियस पर अटैक है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, उनको हर संभव यूएस ने और बाकी मुस्लिम कंट्रियों ने मदद की।
पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में कराई गई। इसके लिए यूएसए ने पाकिस्तान को बहुत मोटी रकम भी दी। यूएसए के सीआईए ने पाकिस्तान के आईएसआई से मिलकर मकदल और खिदाजत ऑर्गेनाइजेशन बनाया और पूरे रीजन के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें ये सऊदी अरेबिया के यंग मिलेनियर ओसामा बिन लादेन, दूसरा था अब्दुल अजम, तीसरा था उमर। ये तीनों मिलकर मुजाहिदीन के रिक्रूटमेंट देखते थे। इन तीनों के पास उस एरिया का सभी डेटाबेसेस था और आप अलकायदा का नाम सुनते हैं, इसका मतलब होता है द बेसिस। और उस समय पर जितने भी मुजाहिदीन रिक्रूट होते थे, उन सभी का डेटा इनके पास ही था, इसी इसी बेस पर था, इसीलिए इसका नाम दिया गया अलकायदा। यहाँ पर यूएसएसआर आर्मी पावरफुल तो थी, लेकिन अफगानिस्तान के एरिया काफ़ी पहाड़ और ट्रेन से भरा हुआ है। मुजाहिदीन गुरीले तरीक़ों से अपनाकर लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि मुजाहिदीन प्रॉपर तरीके से उस एरिया से वाकिफ़ थे। यूएसएसआर आर्मी काफ़ी कमज़ोर पड़ रही थी और यूएसएसआर के पास अफ़गानिस्तान एयरफ़ोर्स का एडवांटेज भी था, लेकिन यूएसए ने मुजाहिदीन को स्ट्रिंजर मिसाइल दे दी और यहाँ पर पहाड़ों में छुपकर उन्होंने यूएसएसआर के एयरफ़ोर्स पे अटैक करते थे, जिससे यूएसएसआर के 10 साल की लड़ाई में बहुत सारे नुकसान हुआ। लेकिन 1988 में यूएसएसआर ने अपनी फ़ोर्सेस को वापस बुलाना शुरू किया। 15 ऑफ फरवरी 1989 तक यूएसएसआर ने अपने फ़ोर्सेस को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया और यहाँ पर यूएसएसआर पीछे हटा तो सवाल उठा कि अफ़गानिस्तान को कौन चलाएगा? क्योंकि दिक्कत आनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने बताया था कि मुजाहिदीन एक ग्रुप नहीं था, ये अलग-अलग ग्रुप था और ये ग्रुप अफ़गानिस्तान में रूल करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। ये 1992 में सारे ग्रुप मिलकर पाकिस्तान के पेशावर में एक मीटिंग की, जिसमें पेशावर एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि किसको कितना पावर दिया जाएगा और जिसके पास, लेकिन यह चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि जिसके पास कम पावर मिले वो इस पेशावर एकॉर्ड को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हुई तथा डिस्ट्रैक्शन, केओस, लॉलेसनेस जैसी स्थिति फिर से पैदा हुई। अब चीज़ें जितने भी मुजाहिदीन के ग्रुप आपस में एक ग्रुप था, वो स्टूडेंट का मुजाहिदीन का एक और ग्रुप था। उसमें सबसे मजबूत था स्टूडेंट का ग्रुप। एक्चुअली पश्तो में स्टूडेंट को कहते हैं तालिबानी और इसी से इस ग्रुप का नाम पड़ा तालिबान। इस ग्रुप में सबसे तेज स्टूडेंट था, उसका नाम था मुल्ला मोहम्मद अमर। वो तालिबान ग्रुप का हेड कब बनता था और मुल्ला अमर अफ़गानिस्तान के अंदर शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें कहा गया कि औरतें बिना पुरुष को बाहर नहीं निकलेंगी। म्यूजिक, मूवी और टीवी पर बैन लगा दिया गया। वेस्टर्न एजुकेशन को हटाकर रिलीजियस एजुकेशन को डाल दी गई और पीडीपी के लीडर को चौराहे पर लटकाकर मार दिया गया। ये सब देखते हुए ओसामा बिन लादेन यूएसए के खिलाफ हो जाता है और कई सारी चीज़ें थी जो कि ओसामा बिन लादेन यूएसए के खिलाफ होता है, जैसे कि सऊदी अरब में यूएस मिलिट्री का घुसना। यूएसए यूएसए ने सूडान के अंदर ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन को बंद करवाना और फिर ओसामा बिन लादेन ने 9/11 का प्लानिंग अफगानिस्तान में शुरू की। इसी बीच यूएस ने तालिबान से कहा कि ओसामा को हमारे हवाले कर दो और अलकायदा पर बैन लगा दिया जाए, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे देने से मना कर देता है। तभी 11 सितंबर 2011 को यूएस पर अटैक होता है, जिसमें अक्टूबर 2011 को यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और नेटो अलायंस एक साथ मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक करते हैं, लेकिन इस अटैक में केवल एयर स्ट्राइक किए गए। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये सारी फोर्सेस अफगानिस्तान में एंट्री करती है और 13 ऑफ नवंबर को यूएस का एयरफोर्स में आने का एक ही गोल था, अलकायदा को पकड़ना और ओसामा बिन लादेन के नेटवर्क को पूरी तरह से ख़त्म करना। इसी बीच 2001 में यूएसए ने अपने अकॉर्डिंग चलने वाली गवर्नमेंट बनाया। ईयर 2003 में यूएसए ने इराक पर इन्वेड किया। यहाँ से यूएसए का फोकस दो जगह पर शिफ्ट हो गया और ओसामा, जो कि मास्टरमाइंड था 9/11 का, वह अब तक यूएसए आर्मी के हाथ नहीं आया। जैसे ही यूएसए का फोकस इराक पर जाता है, तालिबानी फिर से यूनाइटेड होने लगते हैं और तालिबानी को धीरे धीरे एयरफोर्स का एरिया अफगानिस्तान में एयर फोर्सेस और मिलिट्री बेसेस को लेना शुरू किया और अफगानिस्तान सरकार के पैरेलल अपनी सरकार चलाना शुरू की। और यूएस के लिए दिक्कत तब हुई जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर सील नहीं हुआ था, क्योंकि जब भी यूएस आर्मी या यूएस एयरफोर्स एयरफोर्स के थ्रू अटैक करते थे, तो तालिबानी पाकिस्तान में भाग कर आ जाते थे और यूएसए पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकता था। धीरे धीरे यूएसए को समझ में आ गया यह लड़ाई लंबी चलेगी, तभी यूएसए ने अपने अलायंस यूके,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड की मदद से अफगानिस्तान में फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन इसी बीच यूएस आर्मी से गलतियां भी बहुत सारी हुई। जैसे मई 2006 में यूएस आर्मी के ट्रक से एक सिविलियन की डेथ हुई। लोगों ने पत्थरबाजी की और यूएस आर्मी ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 20 सिविलियन को मार दिया। मार्च 2007 में यूएस आर्मी ने सिविलियंस पर गोली चला दी और इसमें 12 सिविलियन मारे गए। सितंबर 2009 में तालिबानियों ने टैंकर को हाईजैक किया, जिसके जवाब में नेटो अलायंस ने एयर स्ट्राइक किए और जिसमें 179 लोग मारे गए। साथियों, जुलाई 2010 में विकीलीफ ने यूएस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लीक कर देती है, जिसमें पता चला कि यूएस और नाटो अलायंस प्लान बनाकर सिविलियंस का टारगेट कर रहे थे। इसकी वजह से दुनिया भर में यूएस का क्रिटिसिज्म भी हुआ। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के सिविलियन भी यूएस आर्मी के अगेंस्ट आने शुरू हुए तथा अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कुछ लोग यूएस के अगेंस्ट हुए। फिर डेट आती है सेकेंड सेकेंड ऑफ मई 2011। इस दिन यूएसए ट्रूप ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। इसके बाद भी यूएसए आर्मी अफगानिस्तान में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे यूएस और उसके अलायंस को समझ में आने लगा कि अफगानिस्तान में उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान के सोल्जर को तालिबान के अगेंस्ट खड़ा किया और धीरे धीरे नाटो अलायंस अपने फोर्सेस को विड्रॉ करना शुरू की। सबसे पहले जुलाई 2011 में कनाडा ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया और अक्टूबर 2014 में यूके ने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया। फिर 2020 में यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान से बातचीत का ऑफर किया और तालिबान और यूएस के बीच 29 फरवरी 2020 को दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे दोहा एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया गया। इस एग्रीमेंट में मेजर पॉइंट था कि नेटो और अफगानिस्तान से बाहर चला जाएगा और तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेगा। और अगस्त 2021 में यूएसए ट्रूप पूरी तरह से अफगानिस्तान से विड्रॉ की और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग गए। 7 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तालिबान हटा देता है और अपनी न्यू गवर्नमेंट को अनाउंस करता है और तालिबान के लोग से कहता है कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को सारे राइट दिए जाएंगे और वह स्ट्रिक्ट लॉ नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वो अपने ही बात से मुकर रहे थे, क्योंकि सितंबर 2021 में तालिबान ने कहा कि फीमेल को एजुकेशन दिया जाएगा, लेकिन इसके एक महीने बाद तालिबान ने गर्ल के सेकेंडरी एजुकेशन पर बैन लगा दी। और दिसंबर 2022 में तालिबान ने सभी फीमेल को हायर एजुकेशन पर रोक लगा दी। और दूसरी चीज़ें ये भी थी कि यूएस के बैंक के अंदर अफगानिस्तान गवर्नमेंट का $7 बिलियन था, जिसे सीज कर दिया गया था, जिससे अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था और 70 लाख से लोग भूख से मरने के कगार पर थे। और जिसके साथ-साथ दुनिया के देश ने कहा कि हम तालिबान को तभी रिकॉग्नाइज़ करेंगे जब तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को बनाएगा और वुमेन और माइनॉरिटी को राइट के इंश्योर करेगा। और हम करंट की बात करें तो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है और हो सकता है कि इस सिचुएशन की वजह से तालिबान अल-कायदा से हाथ मिला ले और दुनिया के जो देश अभी शांति की बात कर रहे हैं, वो उनके लिए एक और क्राइसिस टाइम लेकर आ सकता है। साथियों, आपको हमारा सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।